नमस्कार दोस्तों, आप बियॉन्ड बॉर्डर्स देख रहे हैं और मैं हूं अनुज। क्या इजराइल हमास का समझौता इस वक्त मुश्किल में है? समझौता भारत के लिए क्यों बहुत बड़ा मौका है, जिसकी वजह से भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका स्वागत किया है? चीन क्यों समझौते से दुखी होगा? कैसे ट्रंप ने अमेरिका में महफिल लूट रहे बाइडन के किए धरे पर पानी फेर दिया? आज के शो में एक एक चीज बताऊंगा। यह भी बताऊंगा दोस्तों कि क्यों समझौते के बावजूद गजा हमास के लिए सपना ही रहने वाला है, और समझौते की शर्तें जो 84 दिनों के लिए हैं उसमें क्या कुछ है। समझौते की चर्चा में जो पिक्चर आप इस वक्त देख रहे हैं उसके पीछे की कहानियां बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि अब रूस यूक्रेन की जंग का क्या होगा। जेलेंस्की की पत्नी पर सोशल मीडिया पर क्यों बवाल मचा हुआ है इस वक्त। कई खबरें हैं आज, वीडियो अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। पिछले 24 घंटे में दोस्तों यह सवाल खूब किया गया कि क्या अब इजराइल हमास के बीच का संघर्ष विराम जो होने वाला था वह नहीं होगा? क्या इजराइल आफत बरसाना बंद कर देगा गजा पर? दोस्तों, इजराइल हमास के बीच का समझौता लागू होगा, लेकिन वैसे ही लागू हो रहा जैसा इजराइल और ट्रंप चाहते हैं। बाइडन जिस तरह महफिल लूट रहे थे, उनके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। बस बाइडन से थोड़ा सा चिढ़ की वजह से तमाम चीजें आपको बीच में दिखी होंगी। इजराइल हमास के बीच अमेरिका, इजिप्ट और कतर किसी भी तरह समझौते के लिए मध्यस्थता कर रहे थे। मध्यस्थता हो चुकी है। 19 जनवरी से अगले 84 दिनों की रूपरेखा भी तय हो चुकी है। बुधवार के दिन कतर, अमेरिका ने इसकी घोषणा भी कर दी। हमास ने भी घोषणा कर दी, अपने लोगों को क्रोसिन की एक टैबलेट देते हुए कि इजराइल ने जो कुछ किया है उसके साथ हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। बुधवार के दिन यहां तक मामला ठीक ठाक था। गजा में जमकर जश्न मनाए गए, नाच गाना हुआ। बस गुरुवार के दिन इजराइल की अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा था। मामला असल में तब डिरेल हुआ जब प्रातः स्मरणीय जो बाइडन साहब की टीम ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बाइडन के प्रयासों से चीजें संभव हुई। बाइडन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में लगभग यही कहा। इसके बाद गुरुवार के दिन इजराइल ने गजा पट्टी पर नई आफत बरसाई और गजा के 6 दर्जन से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा। कहा गया कि इजराइल ने संघर्ष विराम की सहमति के बाद भी आफत बरसाई, वह गंभीर नहीं है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, गजा पर नई आफत बरसाने के बहाने इजराइल ने दुनिया को कुछ मैसेज दिए। पहला तो यही कि बाइडन जो ड्रामा कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। दूसरा यह कि संघर्ष विराम पर चीजें इजराइल की मर्जी से तय हुई हैं, किसी और के नहीं। यानी संघर्ष विराम तब तक है वहां पर जब तक इजराइल की इच्छा है। तीसरा, इजराइल ने हमास और उसके हमदर्दों को यह बताने की कोशिश की कि भैया ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, वरना जो चीजें हाथ में आती दिख रही हैं वह भी खत्म हो जाएंगी। और चौथा यह भी कि नेतन्याहू ने धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों जिनकी वजह से उनकी सरकार चल रही है, उन्हें भी आश्वस्त किया। सहयोगी चाहते हैं कि हमास के खिलाफ इजराइल की योजनाएं भविष्य में नहीं रुकनी चाहिए। आप यह सोचिए कि अगर इजराइल में नेतन्याहू से भी ज्यादा दक्षिणपंथी लोग और दक्षिणपंथी नेता हैं तो उनका लेवल क्या होगा। फिलहाल आप यह सोचिए। खैर, कहीं ना कहीं इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भी सहमति रही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कोई सहमति ना हुई हो, क्योंकि ट्रंप की जीत के संकेत मिलने और उनकी जीत के बाद ही इजराइल और हमास को लेकर के तमाम चीजें इजराइल के पक्ष में पटरी पर आते हुए नजर आ रही थी। कतर ने अपने यहां से हमास को आउट किया, आपको याद ही होगा। और जो बातचीत इजराइल और हमास के बीच ठहर गई थी उसमें भी गति आई ट्रंप के बाद, और वह किसी नतीजे पर पहुंचा है जिसे इस वक्त आप देख रहे होंगे। वैसे समझौते के आखिरी घंटों में गुरुवार को नई आफत बरसाने को लेकर जो गजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से नई आफत बरसाई गई, उसे लेकर अमेरिकी लिबरल मीडिया ने इस चीज को नेतन्याहू का ब्लंडर करार दिया है। ब्लंडर करार दिया जा रहा है, समझा जा सकता है।
अगर नेतन्याहू गुरुवार को खामोशी से अनाउंसमेंट कर देते, जैसे कतर ने किया, जैसे अमेरिका ने किया और जैसे हमास ने किया, तो बाइडेन महफिल लूट कर अपने घर चले जाते। अमेरिका के ना भूतो ना भविष्यति प्रेसिडेंट के रूप में जो ये तमाम अर्थों में है भी। खैर, अनाउंसमेंट और महफिल लूटने के बाद पूरा खेल बिगड़ता देख बाइडेन प्रशासन की हवा टाइट हो गई और आखिरकार गुरुवार को व्हाइट हाउस ने ही कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी, बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की बड़ी भूमिका थी। और व्हाइट हाउस ने तो ट्रंप के वेस्ट एशिया के प्रतिनिधि को पिछले 3 महीने से जारी तमाम वार्ताओं में जो इजराइल और हमास के बीच हो रही थी, साथ लिया हुआ था। CNN की यह खबर देखिए दोस्तों, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने तो यहां तक कहा कि संघर्ष विराम पर तमाम निगोशिएशन में आगामी ट्रंप प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इन सब चीजों के बाद गुरुवार की देर रात साफ हो गया कि इजराइल शुक्रवार को आपसी रजामंदी के बाद समझौते की घोषणा कर देगा, जो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गाड़ी डिरेल हो गई है। इजराइल में दोस्तों जरूरी फैसले लेने का अधिकार खासकर हमास वगैरह पर सिर्फ सरकार भर को नहीं है, कैबिनेट का सहमत होना जरूरी है और संसद की भी राय वहां के लिए मायने रखती है। हो सकता है कि आप जब ये शो देख रहे हो, इजराइल ने संघर्ष विराम को लेकर हमास के साथ घोषणा कर भी दी हो। अब जो सहमति बन रही है, बनी है, उसकी शर्तें क्या हैं, रजामंदी किस तरह हुई है, किन चीजों पर हुई है, क्या क्या चीजें तय हुई हैं लगे हाथ दोस्तों, उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, फिलहाल इस बात पर कोई सहमति नहीं बनी है कि युद्ध विराम के बाद गजा का प्रशासन कौन डील करेगा। ऐसा करने के लिए अमेरिका ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के एक नए स्वरूप को बनाने को लेकर के नया स्वरूप दबाव डाला है। यानी हमास या दूसरे भी जो कट्टरपंथी समूह या नेता हैं, उनके हाथ में गजा का नियंत्रण नहीं होगा। हमास की हमदर्द मीडिया अल जजीरा ने इसे अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है, यह मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। दोस्तों, इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर जो चीजें तय हुई हैं वह 19 जनवरी से स्टार्ट होंगी। यानी यह भी कि 19 जनवरी से पहले इजराइल किसी भी शर्त से नहीं बंधा है। वह आफत बरसा सकता है जैसे गुरुवार को उसने बरसाई और तमाम तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। सीज फायर दोस्तों दोनों के बीच, हमास और इजराइल के बीच 6 हफ्तों का है। शर्तों में इजरायली ट्रूप्स को कुछ जगहों से हटाने, बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता को पहुंचने देने, आज तमाम चीजें शामिल हैं। पहले चरण में अमेरिकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा कि महिलाओं को सबसे पहले रिहा किया जाएगा। 25 जनवरी के दिन फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा में जा सकते हैं, जो सहमति बनी है उसके तहत। और फरवरी 3 यानी सीज फायर के 16वें दिन इजराइल और हमास दूसरे फेज की बातचीत के लिए, दोनों के बीच दूसरे फेज की बातचीत शुरू होगी। 1 मार्च के दिन 33 बंधकों के बदले 100 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। और 9 मार्च के दिन इजराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से अपने सभी ट्रूप्स को वापस बुला लेगा। 12 अप्रैल को सीज फायर का तीसरा फेज शुरू होगा, जिसे लेकर के अभी तमाम चीजों का साफ होना बाकी है। इसी फेज में दोस्तों बंधकों का पूरा हिसाब किताब जांचने के बाद इजराइल की तरफ से आगे की चीजें तय होंगी। लेकिन तब तक गजा हमास के हाथ में नहीं रहेगा, ऐसा सामने आ रहा है। और निश्चित ही इस संघर्ष विराम का पूरी दुनिया में स्वागत किया जा रहा है। भारत के लिहाज से भी दोस्तों यह बेहद महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए कि अब भारत से यूरोप और अमेरिका तक जाने वाला यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो सकता है समझौते के बाद। बाइडेन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में भी इस बात की घोषणा की है। बाइडेन ने कहा, 23 सितंबर को मैंने भारत से पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप तक एक आर्थिक गलियारे के दृष्टिकोण के लिए प्रमुख देशों को एकजुट किया। अब वह दृष्टिकोण वास्तविक स्वरूप ले सकता है।
बाइडेन ने यहां भी महफिल लूटी है, जबकि इस कॉरिडोर में भारत, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल की सबसे बड़ी भूमिका है। सितंबर 2024 में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और इटली आदि देशों ने पानी के रास्ते, जहाज से, सड़क और रेल मार्ग के जरिए कारोबारी रूट पर सहमति बनाई थी और हस्ताक्षर किए थे। गलियारे की घोषणा G20 की बैठक में की गई थी, मगर सीपैक को चुनौती देने वाले इस गलियारे पर काम शुरू हो पाता उससे पहले ही इसे रोकने के लिए चीन ने ईरान और तुर्की का सहारा लेकर इजराइल पर 7 अक्टूबर के दिन खामखा हमास से हमला करवा दिया था, जिसकी वजह से तमाम चीजें अधर में लटक गई थी। गलियारे को रोकने के लिए इजराइल से हमास की मजहबी घृणा का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया था और इसी चीज को संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने, आपने देखा होगा कि एक मैप के जरिए समझाया था कि ईरान और तुर्की दुनिया के लिए किस तरह अंधेरा है। इजराइल हमास जंग के पीछे की असल वजह में दोस्तों बस इतनी सी हकीकत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में संघर्ष विराम का स्वागत किया है, उसे समझा जा सकता है। खैर, अब हमास का एक सवाल खत्म हुआ तो यूक्रेन का दूसरा सवाल होने लगा है। यूक्रेन का क्या होगा? यूक्रेन का जो होना होगा वह होगा, लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी तो तबीयत से मजे ले रही है, स्कीइंग एंजॉय करते दिख रही है, यूक्रेनी जंग में स्वाहा हो रहे हैं। जेलेंस्की अमेरिका समेत तमाम देशों से चंदा बटोर रहा है और उधर उसकी पत्नी वर्ल्ड टूर के मजे ले रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा कि एलिना जेलेंस्की स्विट्जरलैंड के द स्टोरमिट्ज स्की रिजॉर्ट में स्पॉट की गई। यह रिजॉर्ट आइस स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहां सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। एलिना के लिए यह आखिरी मौका भी हो सकता है, तो वह घूम फिर रही है। जेलेंस्की पश्चिमी दुनिया के इशारे पर रूस को बर्बाद करने के मिशन पर निकला है। बाकी रूस वहीं है, पुतिन वहीं है, लेकिन तमाम देशों की जेलेंस्की बैंड बजा चुका है। बाइडेन जा चुका है, जर्मनी की सरकार आज जाए या कल, और फ्रांस में मैक्रो का भी जाना तय है। कनाडा में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, और अब लग रहा कि यूक्रेन के इस ग्लोबल पनौती के चक्कर में पोलैंड की सरकार भी जाने वाली है। क्यों? अब देखिए, पोलैंड के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और विपक्षी नेता करोल नवारोकी ने यूक्रेन को नेटो या फिर यूरोपीय यूनियन में शामिल करने की तीखी आलोचना की थी। आलोचना इस बात पर की थी कि पोलिश प्रेसिडेंट आंद्रेज डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात कर चुके थे। पोलैंड की सरकार रूस विरोधी है, जो इस समय वहां सत्ता में है, और अब पोलैंड के विपक्षी नेता को जेलेंस्की ने जवाब दिया है। करोल नवारोकी को ट्रेनिंग की विशेष जरूरत बताते हुए जेलेंस्की ने कहा, पोलैंड का रुख ऐसा रहा तो उसे रूस के खिलाफ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह दुर्लभ क्षण है। आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी देश का शासनाध्यक्ष वहां के विपक्षी नेता के बयान पर इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो, मगर जब बंदरों के हाथ में देश हो, सत्ता हो, तो कुछ भी हो सकता है। बंदर जब देश चला रहे हो तो यूक्रेन जैसे हालात तय हैं। जेलेंस्की पोलिश प्रधानमंत्री से 15 जनवरी को मीटिंग के लिए वहां गया था। उसने जिस तरह रिस्पॉन्ड दिया, जिस तरह प्रतिक्रिया दी, वह पोलैंड के विपक्षी नेता को ही फायदा पहुंचाएगा। पोलैंड में रूस यूक्रेन के मसले पर दोस्तों 2 राजनीतिक धड़े हैं। अब सवाल बनता है कि रूस यूक्रेन जंग का क्या होगा। ट्रंप ने कहा था कि शपथ लेने के पहले ही दिन जंग खत्म करवा दूंगा। क्या पहले ही दिन जंग ट्रंप खत्म करवा पाएंगे? शायद नहीं, इसमें समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा कि जाते जाते बाइडेन प्रशासन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। यूक्रेन को काफी सारा पैसा दिया गया है ताकि वह जंग लड़ता रहे। उसे कई लंबी दूरी की मिसाइलों और तमाम खतरनाक हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई। बाइडेन ने सिर्फ रूस पर प्रतिबंध भर नहीं लगाए, बल्कि प्रतिबंधों को कानूनी रूप भी दे दिया है, जिसकी वजह से अब मामले में देरी होने की आशंका है। क्योंकि
रूस तभी राजी होगा किसी समझौते पर जब उस पर लगे तमाम प्रतिबंध हटाए जाएंगे, और तमाम प्रतिबंधों को हटाने के लिए ट्रंप को अब कांग्रेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कानूनी रूप दे दिया गया है। तो एक चीज साफ है, एक दो दिन में यह नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग भी खत्म होगी, क्योंकि ट्रंप की रिजिम में अमेरिका से यूक्रेन को मदद मिलना नामुमकिन दिख रहा, और ऐसी हालत में यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग में टिक नहीं सकता। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। आप अपनी राय जरूर दें, बेहतर रीच के लिए इसे लाइक करें, साझा करें। आपने इतना वक्त दिया दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।